हरियाणा के नूंह में हुए सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर बारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जिले में धारा 146 लागू कर दी गई है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। नूंह के आसपास के जिलों फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में सुरक्षा कड़ी कर दी है। 31 जुलाई को झड़प के बाद गोली लगने से मारे गए 2 होमगार्ड सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर ने बताया कि लगभग 46 एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस ने 104 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। हिंसक घटना में मरने वालों की संख्या 5 पहुंच गई है। गुरुग्राम में बादशाहपुर में 2 गुटों को बीच हिंसक झड़प के बाद रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। हिंसक हमलों में बहुत सारी संपत्तियां जला दी गई है। हरियाणा के नूंह में 2 गुटों के बीच हुई झड़प में 3 लोगों की मौत हुई है। कई कारों और संपत्तियों के नुकसान पहुंचा गया था। नूंह में धारा 146 लागू कर दी गई है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। गुरुग्राम के बादशाहपुर में रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इलाके में शांति के लिए यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। दिल्ली के स्पेशल सीपी एचजीएस धालीवाल ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन के प्रत्यर्पण को लेकर बात की। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एचजीएस धालीवाल ने कहा, आज स्पेशल सेल ने सचिन बिश्नोई को बाकू अजरबैजान के प्रत्यर्पित किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताया कि जांच में पता चला था कि सचिन बिश्नोई लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के 7 हत्याकांड के करीब 1 महीने पहले ही विदेश भाग गया है। दोनों फर्जी पासपोर्ट पर विदेश गए थे। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग सेकंड सक्सेस जो है वो स्पेशल सेल को मिली है, जिसके तहत सचिन थापन इलियस सचिन बिश्नोई को
बाकू अज़रबैजान से एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद 2 दिन लेटर ऑन सचिन थापन ने एलियस बिश्नोई ने चैनल को कॉल करके बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और ओन अप किया था और एक तरीके से डेयर किया था। तो तब से लगातार पिछले 1.25 साल से स्पेशल सेल का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट चल रहा था, जिसके तहत इनिशियली 4 शूटर्स जो उसमें शामिल थे उनको अलग अलग टाइम पे मॉड्यूल्स को गुजरात से और डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से, यूपी से, राजस्थान से अरेस्ट किया गया, उनके साथियों को अरेस्ट किया गया। इसी के चलते जो इनका मास्टर प्लानर था और जिसने ये सारी वारदात को अंजाम करवाया था, लॉरेंस बिश्नोई को भी प्रोडक्शन वारंट पे लाया गया था, जिसने हमारे रिमांड के दौरान तमाम चीज़ों को बताया था। इसी के चलते आज इन्हीं के सिंडिकेट के इस मेन साथी को हमारी टीम जो है लगातार जो इस पे एफर्ट कर रही थी, अज़रबैजान अथॉरिटीज़ के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के तमाम सपोर्ट के साथ, सीबीआई, इंटरपोल की मदद से और तमाम हमारी जो रिलेटेड इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी हेल्प से आज ये एक सक्सेसफुल एक्स्ट्राडिशन हो पाई है अज़रबैजान से। इससे ये लास्ट दोनों जो एक्स्ट्राडिशंस और डिपोर्टेशंस हैं, इनसे ये एक क्लियर मैसेज है जो कि केंद्रीय गृह मंत्री साहब की सुपरविज़न और उनकी तमाम डायरेक्शंस के कारण है कि भारत में अपराध करके कहीं भी छुप जाना अब उतना आसान नहीं है। डिफरेंट एजेंसीज़ की डिफरेंट टास्किंग है और जिसके चलते ये जो एफर्ट है और भी आगे कंटिन्यू रहेगा। उधमपुर जिले के गोरडी ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत रसेन में एक सरकारी हाई स्कूल में छात्रों के अभिभावकों को स्कूल भवन की खराब हालत के विरोध में ताला लगा दिया। उन्होंने स्कूल भवन की खतरनाक स्थिति को ठीक करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की, जो छात्रों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में बाधा उत्पन्न करती है। इस स्कूल में 128 छात्र पढ़ रहे हैं। ब्लॉक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आज से कक्षाएं किसी अन्य स्थान पर लगेगी। क्षेत्रीय शिक्षा और योजना अधिकारी कृष्णा दत्ता ने बताया कि इस विद्यालय में 128 विद्यार्थी अन्ययनरत है। इमारत असुरक्षित है। हम उनकी कक्षाएं संचालित करने के लिए एक सुरक्षित स्थान भवन की पहचान करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। 128 फर्स्ट से लेकर 10th तक बच्चे जो हैं 128 बच्चे हैं, तो सफर हो रहे हैं। ये हमें बहुत इनका तरस आ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं, मैडम जी ने कहा तो इन्होंने भी बताया, जहाँ के लोकल लोग जो हैं जो ज्यादा कर सकते हैं, तो इन्होंने अकोमोडेशन हमें जहां बताई कि गेस्ट हाउस जो है पंचायत वालों का, वहां शिफ्ट करेंगे। 2-3 क्लासें जितनी वहां बैठ सकती हैं। उसके बाद नीचे एक कमरा है टीन वाला, तो वहां भी बड़ा कमरा है, 2-3 क्लासें वहां बैठ सकती हैं। तो 1-2 कमरा जहां भी ठीक है, 1 है 2 है वो ठीक है, तो कुछ क्लासें जहां एडजस्ट करेंगे तो पास ही है, बच्चे आ जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बच्चों का पढ़ाई जो है बिल्कुल 1 मिनट भी सफर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ का ये हाई स्कूल है रसैन में, तो ये 4 दिन से बंद है और यहाँ के जो लोकल जो बच्चे हैं, गरीब लोगों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और उनके ही पेरेंट हैं, और लोकल लोगों ने यहाँ स्कूल को ताले लगा दिए गए हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है डैमेज हो चुकी है। तो बरसात का मौसम है, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, कल की जो बच्चे जो स्कूल में आते हैं तो उनके पेरेंट्स ने इसलिए ताला लगाया कि कल की हमारे बच्चे जो है कहीं से लैंड स्लाइडिंग होकर नीचे बच्चे ना आ जाएं, इसकी वजह से इन्होंने वहां पे ताले लगा दिए हैं। तो कल ही हमारी सारी काउंसिल की मीटिंग हमारे डीसी हाल में हुई थी, तभी मैंने ये बात रखी थी कि हमारे जो रसैन का हाई स्कूल है जॉन गोडी का, वहां पे जो है बच्चे जो है रोडों पे बैठे हुए हैं और उनके पेरेंट भी साथ में हैं, और अभी तक जो है इसका कोई भी उन्होंने अल्टरनेटिव कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। अभी तक मुझे कोई इसकी रिपोर्ट नहीं आई।
दिल्ली की मेयर शैली ओबराय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मलेरिया के मामले में वृद्धि को संभालने के लिए सरकार की तैयारी के बारे में बात की। एएनआई से बात करते हुए शैली ओबराय ने कहा, इस साल मानसून ने दिल्ली में पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हो गए। इसके चलते इस बार डेंगू मलेरिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की संख्या कुछ ज़्यादा रहेगा। दिल्ली में एनसीडी और अन्य विभाग स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने मलेरिया इंस्पेक्टर समेत अधिकारियों को दिल्ली में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिए हैं। जो दिल्ली में मॉनसून की स्थिति पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड टूटा और इस बार दिल्ली में फ्लड जैसी सिचुएशन आई, तो इस बार जो डेंगू मलेरिया और ऐसे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो हर बार मॉनसून में होती है, थोड़ी सी उम्मीद थी कि केसेस ज़्यादा आएंगे, पर नगर निगम और एमसीडी का पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है पूरी तरह से तैयार है। और जितने भी हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं और जो एरिया विधानसभा में जितने भी मलेरिया इंस्पेक्टर्स हैं, असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर्स हैं, डीबीसी वर्कर्स हैं, इन सबको भी निर्देश दे दिए गए हैं कि घर घर जाकर वो लोगों में जागरूकता करें, लोगों के घर अपना आई कार्ड दिखाते हुए जाएं, उनकी पानी की टैंकी चेक करें और गमले चेक करें, अंदर पूरी ऐसी जगह देखें जहाँ पर मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो रही हो, और ताकि जहाँ जहाँ जल भराव है, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, ऐसी जगह पे जो मॉस्किटो ब्रीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पूरा डिपार्टमेंट पूरी तरह से सतर्क हैं और निर्देश दे दिए गए हैं, एक्टिवली पूरे दिल्ली के एरियाज़ में काम कर रहे हैं। और एक खुशखबरी और है, जैसे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले हफ्ते ही दिल्ली गवर्नमेंट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और एमसीडी का पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनकी लीडरशिप के चेयरमैनशिप के अंडर मीटिंग हुई और उन्होंने निर्देश दिए कि कैसे हम इन केसेस को कम से कम करें और क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग कर सकते हैं। और आज ही मैं आपको बता दूं, जो एमसीडी का जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने आज जो हमने डिसाइड किया था, डिपार्टमेंट ने जो बताया था कि जो ड्रोन के माध्यम से जो एंटी लावा की जो स्प्रे है उनको एरियाज़ में किया जाएगा। तो आज उस्मानपुर में उसका सक्सेसफुल ट्रायल रहा और कल हम इसको ऑफिशियल तरीके से लॉन्च करेंगे, ताकि ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर जो हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, जैसे डीबीसी वर्कर है, मलेरिया इंस्पेक्टर है, जहाँ जहाँ वो कर्मचारी नहीं पहुँच पाएगा, तो खुले इलाके में झील वाला एरिया, यमुना के आसपास का घाट वाला एरिया, बैंक एरियाज़, वहाँ पर इसके माध्यम से दवाई का छिड़काव। शरद पवार गुट के नेता क्लाइड क्रस्टो ने शरद पवार के पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने के खिलाफ अपने ट्वीट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना की। एएनआई से बात करते हुए क्लाइड क्रस्टो ने कहा कि शरद पवार ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में एक समारोह में भाग लिया था। इस तरह के बयान देने से पहले असदुद्दीन ओवैसी को पता होना चाहिए कि राजनीति और देश में क्या हो रहा है। शरद पवार ने सम्मान में एक समारोह में भाग लिया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। क्या ओवैसी उनका सम्मान करते हैं? अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इस पर नहीं बोलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी कुछ स्टेटमेंट करने के पहले राजकारण में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उसकी थोड़ी जांच रखे, तो ये सब चीज बात करके अपना राजनीतिक दृश्य जो कम है वो दर्शाने की बात जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। आदरणीय शरद पवार साहब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सम्मान में और मान देने के लिए वो एक फंक्शन जो था उसमें गए थे। ओवैसी जी को लोकमान्य तिलक की महत्वपूर्ण क्या है और क्या वो खुद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सम्मान करते हैं, मान देते हैं, बता दे। अगर नहीं है तो उन्होंने बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन एक तरफ पवार कहते हैं कि इंडिया के साथ हम हैं, अपोजिशंस मीटिंग के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं पवार, दूसरी तरफ पंतप्रधान मोदी के साथ मंच साझा करते, तो कहीं ना कहीं राजनीति में कहीं ना कहीं गड़बड़ नजर नहीं आती। देखिए, ये जो अवार्ड दिया गया है एक निजी संस्था है, एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट ने अवार्ड दिया है, ये पुरस्कार उन्होंने दिया है, उन्होंने चुना है किसको पुरस्कार देना है। और आदरणीय पवार साहब हमारे देश के बड़े नेता है, तो वो ट्रस्ट ने उनको न्योता दिया था। पवार साहब वहाँ गए और उन्होंने लोकमान्य तिलक जी को एक सम्मान के तरीके से उस प्रोग्राम में उनका अटेंडेंस रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली में इंडियन कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वार्षिक सत्र में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती है अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा, हमने अब ट्रकों में एसी कैबिन अनिवार्य कर दिया है और काम के घंटे तय करने की योजना बना रहे हैं।
हम अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दुनिया अगले 5 वर्ष में हम ऑटोमोबाइल उद्योग को 15 लाख करोड़ रुपए का और दुनिया का नंबर 1 विनिर्माण केंद्र बनाएंगे। मुझे लगता है कि आप लोग तो ऑलरेडी करते होंगे, पर आप भी जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं है, आप वर्ल्ड में किसी से भी लाओ। आज लोग तैयार है इंडिया में आने के लिए, तो इसका भी उपयोग आप करिए। मैं बहुत आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ, जिस प्रकार से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई, उसी प्रकार से माइनिंग सेक्टर में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उसी गति से अब डेवलपमेंट होने वाली है। और इसलिए पावर सेक्टर में भी हो रही है। तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातें हुए बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री नहीं आएगी, और इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो उसके बिना ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, रोजगार निर्माण नहीं होगा, और रोजगार निर्माण नहीं होगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। और इसलिए वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ, और ये जो 5वें से 3रे नंबर पर जाना है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो मैंने कहा है कि 5 साल के अंदर हम 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेंगे और वर्ल्ड की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब हम बनेंगे। ये हमारा उद्देश्य भी है, और आपके सबके सहयोग से वो निश्चित रूप से पूरा होगा, इस बात का मुझे विश्वास। मलावी नेशनल असेंबली की अध्यक्ष कैथरीन गोतानी हारे के नेतृत्व में मलावी के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। मंगलवार को उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में लैंगिक सशक्तिकरण पर चर्चा की। अपनी चर्चा के दौरान दोनों नेताओं ने भारत मलावी संबंधों की ताकत को रेखांकित किया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुलवाद ने उनके संयम विश्वास पर केंद्रित थे। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थानों के मजबूत करने में लैंगिक सशक्तिकरण की भूमिका को पहचाना। विदेशी मंत्रालय के अनुसार इससे पहले सोमवार को मलावी के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और मलावी दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है और दोनों देशों से बीच संबंधों में अधिक गहराई जोड़ने की अपार संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित राज्य में बहाली कार्य में मदद के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया। हिमाचल के सभी नागरिक की ओर से मैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने एक प्रतिबद्धता जताई थी कि और उसका पालन करते हुए उन्होंने राज्य के बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए समय निकाला। उन्होंने आज हवाई सर्वेक्षण किया, वह सड़क मार्ग से बुंतर से मनाली भी गए, लोगों से बातचीत की, उनकी बातें सुनी और मौके पर ही फैसले भी लिए। मैं राज्य के लिए आवंटित फंड के लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूं। राज्य का दौरा करने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य में मरम्मत और बहाली कार्य के लिए CRIF के तहत 400 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। उन्होंने जीर्णोद्धार कार्य के लिए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उनने जो कमिटमेंट की थी, उस कमिटमेंट के तहत तुरंत हिमाचल प्रदेश का जो बाढ़ और बारिश के कारण जो प्रभावित इलाका है उसका सर्वेक्षण करने के लिए, यहाँ दौरा करने के लिए यहाँ पर समय निकाला। मुझे दिल्ली में जाकर के उनके साथ बैठक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैंने सीधे ही उनको निमंत्रण दिया था कि आप हिमाचल आकर के देखें, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और ख़ास तौर से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ, चाहे स्टेट हाईवेज़ हैं, चाहे नेशनल हाईवेज़ हैं, चाहे 4 लेन्स हैं हमारे NHI के। तो ऐसे में बहुत बड़ी ज़रूरत इस वक्त है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखें तो उन्होंने वो हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज दिल्ली से आकर के पूरा एरियल सर्वे भी किया, जो पूरा कीर्तपुर से लेकर के मनाली तक के पूरा 4 लेन हेलीकॉप्टर से देखते हुए आए और साथ में कुल्लू से यहाँ भुंतर से जाकर के मनाली तक बाई रोड सब जगह रुक रुक करके लोगों को भी सुना और लोगों की बात को सुनने के साथ साथ में मौके पर निर्णय किए हैं। और मुझे उनका धन्यवाद करना है कि उनने बहुत बड़ी राशि भी हिमाचल प्रदेश के लिए दी है, CRF के तहत दी है। नेशनल हाईवे के मामले में उन्होंने कहा कि पूरा खर्चा जो भी होगा वो हम वहन करेंगे और NHI के जो हमारे जो 4 लेन हैं उसके लिए भी उन्होंने कहा कि
जो टोटल खर्चा जितना भी होगा उसका मेंटेन करने का, उसको रिपेयर करने का, अलाइनमेंट चेंज करने की होगी, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम पूरा पैसा देंगे। और इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात को भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल हाईवे के साथ जो दूसरे जो स्टेट हाईवेज हैं उनको भी रिस्टोर करने के लिए पैसा देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और बहुत बड़ी एक उम्मीद थी जिस उम्मीद को उन्होंने पूरा किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दिल्ली के अध्यादेश विधेयक पर पार्टी नेता संदीप दीक्षित के बयान को खारिज कर दिया और कहा कि यह विधेयक दिल्ली के लोगों का अपमान है। एएनआई से बात करते हुए हरीश रावत ने कहा, यह बिल दिल्ली के लोगों को अपमान है, तो इंडिया और कांग्रेस ने इसका विरोध करने और इसे हराने का फैसला किया है। कुछ लोग कुछ बातों और असहमत हो सकते हैं, लेकिन अंततः पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय लेगी वही अंतिम निर्णय होगा। यह फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया गया है। उन्होंने केंद्र की भी आलोचना की और कहा, केंद्र का यह कदम संघीय ढांचे को कमजोर करता है। आप फैसले को रद्द करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। इससे साफ होता है कि आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पहले कहा कि बिल का विरोध करना गलत है। ये बिल दिल्ली के स्टेटहुड का अपमान है, दिल्ली की जनता का अपमान है और इसलिए हमने फैसला किया है, इंडिया ने फैसला किया है और कांग्रेस ने भी फैसला किया है, हम इसका विरोध करेंगे, इसको डिफीट करेंगे। और जहां सवाल रहा कि कुछ लोगों की असहमति हो सकती है कुछ बातों पर, लेकिन अनंतोगत्वा जो पार्टी लीडरशिप तय करती है वही अंतिम है। और हमने ये जो फैसला है बहुत सुविचारित तरीके से किया है कि इससे संघीय व्यवस्था कमजोर हो रही है। जो कदम केंद्र सरकार ने उठाया है, अब राज्य के अधिकारों को इतना ब्योंत देंगे और सुप्रीम कोर्ट की भावना के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप नलीफाई करने के लिए इस तरीके का कदम उठा रहे हैं, तो इससे ये भी जाहिर होता है कि आपकी सुप्रीम न्यायिक व्यवस्था में भी विश्वास नहीं है।